अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ एफपीएससी लेक्चरर फीमेल फिजिक्स के जो रिमेनिंग टेस्ट के एमसीक्यूज थे वो शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बताए वो कि पोजीशन मोमेंटम से रिलेटेड है एंड दैट इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाय 4 पाई। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है कि when two liquids with different densities they are flowing together, the pressure between them is primarily influenced by। कौन सी चीज़ है जिससे जो डेंसिटीज होंगी वो इन्फ्लुएंस होंगी, प्रेशर इन्फ्लुएंस होगा। तो उसमें हमारे पास द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड देयर फ्लो वेलोसिटी। तो वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है और किस वेलोसिटी के साथ वो फ्लो कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शनल फोर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, नन ऑफ दीज है या सेल्फ एडजस्टिंग है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये कंजर्वेटिव में भी नहीं आती, नॉन कंजर्वेटिव में भी नहीं आती। सो सेल्फ एडजस्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। द डेड टाइम ऑफ द गाइगर मुलर काउंटर इज ड्यू टू। सो जो गीगर मुलर काउंटर है उसका डेड टाइम किस वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ option C, the time that is required for the gas in the tube to return to its normal state after ionization. So option C is the correct option. Then we have which law in electromagnetism explains the concept of inertia? Is it Faraday's law, Ampere or Lenz's? So it's Lenz's law. और Lenz's law क्यों है? वो इसलिए कि Lenz's law हमारे पास स्टेट करता है कंडीशंस को, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कंडक्टर में, और जो उसमें चेंज प्रोड्यूस हो रहा है उस चेंज को अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसको कॉज कर रहा है। सो बेस्ट ऑप्शन इज लेंजेस लॉ। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास बताया जाता है इनर्शिया है, वो आपके पास न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लेंजेस लॉ के थ्रू इसे एक्सप्लेन करते हैं। The permeability of a medium affects the electric force between charges. So, if the permeability of medium increases, what happen to the electric force? So, अगर permeability किसी भी medium की increase की जाए तो उसका electric force पे कोई effect नहीं होता। ये magnetic force से related है तो magnetic force को ये ज़रूर decrease करेगी increase करने से, लेकिन इसका electric force पे कोई effect नहीं है। So, the electric force will remain same. हाँ, अगर हमसे पूछा जाता है MCQ में कि हाउ डज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होता। तो जो परमिएबिलिटी है वो दैट इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द इनवर्स स्केयर लॉ। सो इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो नहीं करती, बाकी ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइट इंटेंसिटी फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ये सब इनवर्स के लॉ को फॉलो करती हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, द बोहर समरफील्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स। जो बोहर की समरफील्ड थ्योरी थी उसने बोहर के एटॉमिक मॉडल को फर्दर मॉडिफाई किया था और इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ जो एनर्जी लेवल्स हैं और जो एटम्स हैं उनको एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में फर्दर एक्सप्लेन किया गया है और मोर ओवर ये फाइन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को डेवलप किया गया था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव क्वेश्चन 21, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ ऑफ अ चार्ज q मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका लाइन इंटीग्रल हमें क्या देगा? लाइन इंटीग्रल हमें उसका देगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। यानी स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रॉन्स दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंपोनेंट्स ड्यू टू। हमें पता है कि न्यूट्रॉन की ओवरऑल जो नेचर है वो न्यूट्रल है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्वार्क्स इनसाइड अ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। टू डाउन क्वार्क्स होते हैं विद अ चार्ज ऑफ -1/3
अच्छा, ये -1/3 प्लस -1/3 जो है ये हमें देगा, हमारे पास -2/3 हमारे पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, दो हैं, और एक जो हमारे पास अप क्वार्क है वो है +2/3। तो ये +2/3 और -2/3 कैंसिल करेंगे, इस वजह से हमारे पास आता है कि न्यूट्रॉन की जो नेचर है वो न्यूट्रल आती है। देन फर्मियंस एंड बोसॉन्स आर डिवाइडेड। तो किन बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है? इनको इनकी स्पिन्स की बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। फर्मियंस की इंटीजर स्पिन होती है और फर्मियंस की हाफ इंटीजर स्पिन होती है, और उसके मुकाबले में जो हमारे पास बोसॉन्स हैं उनकी इंटीजर स्पिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एब्सोल्यूट जीरो द फर्मी लेवल ऑफ द सॉलिड इज। सो उसका हाईएस्ट लेवल एनर्जी लेवल है वो ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। सो एब्सोल्यूट जीरो पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स states below the Fermi level they are completely filled, and all the states above it are empty. So Fermi level, it represents the highest energy level occupied by the electrons at this temperature. So option A is the correct option. Next MCQ is 25. The Heisenberg uncertainty principle tells us. It tells us about the trade-off between the precision in which the position and momentum of the particle can be known. यानी या तो हम एक टाइम पे सिर्फ पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं या मोमेंटम के बारे में, हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट MCQ इज विच लॉ इज यूज्ड टू डिटरमिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दिस इज वेरी इजी MCQ, हम सबको पता है ये ब्रैग्स लॉ है जिसकी वजह से हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। Which formula correctly relates the mean lifetime and half life? So mean lifetime is equals to T1/2 divided by natural log 2, यूजुअली होता है जिसको हम 0.693 कहते हैं। So option B is the correct option. Magnetic susceptibility tells us about. Magnetic susceptibility हमें बताती है कि it is the ability of material to become magnetized in an external magnetic field. So option B is the correct option. The Hamiltonian operator acting on the wave function tells us. So Hamiltonian function जो कि किसी wave function के ऊपर जब उसे ऑपरेट करवाया जाता है तो वो हमें किसी भी सिस्टम की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। Next MCQ is the relationship between entropy and temperature is. So this is very simple. Entropy is related to delta Q divided by delta T से हम ऐसे रिलेट करते हैं वो हीट और टेम्परेचर से, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद हीट एंड इनवर्स रिलेशनशिप विद temperature. So option C is the correct option. Thank you all. If you like my video, then please subscribe and like. Thank you.